हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का अपना लाइट यूनिट का लास्ट चैप्टर जो कि है स्पेक्ट्रम। ये चैप्टर नंबर 6 है। अगर आईसीएसई बोर्ड की हम बुक्स की बात करें और किसी बोर्ड में हो तो हो सकता है तुम्हारा बुक में चैप्टर नंबर डिफरेंट हो, बट यहाँ पे हम टॉपिक की बात करेंगे जो कि है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करनी है, इसको देखेंगे। देन यहाँ पे व्हाइट लाइट के अलावा जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं उसकी फिर बात करेंगे। एंड लास्ट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट की भी हम बात कर रहे होंगे। इन तीनों टॉपिक्स को हम देखेंगे इस एक ही वीडियो में। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपने पहले टॉपिक के साथ। फर्स्ट हमारा टॉपिक है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम ऑलरेडी एक दूसरे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोगों ने लाइट यूनिट को स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक टॉपिक था डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, मतलब कि जब एक लाइट प्रिज्म से होके गुजरती है तो उसमें एक डेविएशन या फिर बेंडिंग आ जाती है। उसका हमने डेरिवेशन भी किया था कि कैसे हम एंगल निकालते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो वो सारी बातें हम लोगों ने इस वाले वीडियो में की थी। अगर तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, मतलब कि लाइट यूनिट के पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो को भी जाके तुम यहाँ पे देख सकते हो। उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। उस वीडियो को देख लोगे तो ये टॉपिक तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी अगर वो वाला टॉपिक क्लियर है तब फिर यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रिज्म में जब लाइट ऐसे इंसिडेंट करती है तो वो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है नीचे की तरफ। अब ये बेंडिंग कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि जो बेंडिंग हो रही है लाइट की वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है वो कितने एंगल पे प्रिज्म से टकरा रही है, ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। फिर तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म का तुम्हारा कितना एंगल है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल ए ऊपर है इस पे डिपेंड करती है। एंड लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल, यानी कि म्यू पे। अब हमें एक चीज पता है कि जो म्यू होता है हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, एंड उसके अलावा लाइट के हर कलर के लिए भी इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग होता है। और यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम। तो वैक्यूम में तो सारे ही कलर सेम स्पीड पे ट्रैवल करते हैं वैक्यूम में, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन जब किसी मीडियम के अंदर लाइट जाती है, जैसे मान लो ग्लास के अंदर लाइट ट्रैवल करके जा रही है, वहां पे डिफरेंट कलर्स की स्पीड डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे कलर्स का स्पीड वेरी करेगा। कलर्स की स्पीड की वजह से यहाँ पे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफर करता है। हमें पता है कि जो हमारी व्हाइट लाइट होती है दैट कंटेन्स सेवरल कलर्स, मतलब व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल अदर कलर्स। तो यहाँ पे जो हमारा वॉयलेट कलर होता है उसकी स्पीड मिनिमम होती है ग्लास के अंदर। ग्लास ले लो या कोई और सब्सटेंस ले लो, मतलब कोई भी मीडियम होगा उसके अंदर हमारी वॉयलेट लाइट की स्पीड सबसे कम हो जाती है। देन बात करें रेड लाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम होगी, मतलब जिसका वेवलेंथ कम उसकी स्पीड भी कम। तो वेवलेंथ और स्पीड का सीधा सीधा रिलेशन होता है। वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो इसकी स्पीड भी सबसे कम हो गई। रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो इसकी स्पीड भी मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि अगर वॉयलेट लाइट की स्पीड मिनिमम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि म्यू ऑफ वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम और म्यू ऑफ रेड कलर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज मिनिमम। तो यहाँ पे ये कंडीशन हम याद रखेंगे दैट म्यू ऑफ वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड कलर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट ये ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड से। अब यहाँ पे एक और चीज है, अभी मैंने तुम लोग को बताया था दैट जो डेविएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो यहाँ पे हमारा डेविएशन ऑफ वॉयलेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर ज्यादा है इसलिए डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन वॉयलेट कलर भी ज्यादा होगा देन रेड कलर। कौन सी लाइट ज्यादा बेंड होगी, वॉयलेट वाली लाइट ज्यादा बेंड होगी, रेड वाली लाइट कम बेंड होगी। तो अभी हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम को देखते हैं। देखो यहाँ पे मान लो एक प्रिज्म है, हमने यहाँ पे व्हाइट लाइट को इंसिडेंट किया। अब होगा क्या कि जैसे ही लाइट हमारे प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस से टकराएगी वहीं पे ग्लास के अंदर एंटर करते ही हर लाइट अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो पहले सरफेस पे टकराते ही लाइट स्प्लिट कर जाती है इनटू अदर कलर्स। उसके बाद में जब सेकंड सरफेस पे ये सारे कलर्स आके टकराएंगे तब इनकी बेंडिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ओवरऑल जितने भी कलर्स होते हैं वो हमें स्क्रीन पे अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन बेंड करेगा, अभी मैंने तुम लोग को बताया था यहाँ पे सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट कलर में। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग देखो किस कलर की हो रही है, सबसे ज्यादा अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होके सबसे नीचे आ गया है वॉयलेट कलर। यहाँ पे V का मतलब है वॉयलेट, I का मतलब है इंडिगो, उसके बाद फिर ब्लू, उसके बाद फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और
रेड। सो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहता है, सबसे कम डेविएशन, सबसे कम बेंडिंग होगी रेड के साथ। देखो रेड लगभग सीधे के हिसाब से बस थोड़ा ही बेंड हुआ है अपने पाथ से, लेकिन जो वॉयलेट कलर है वो अपने पाथ से बहुत ज्यादा बेंड होके ऐसे एकदम नीचे ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बनता है। जो रियल में तुम्हें फोटो देखने को मिलेगा स्क्रीन पे वो कुछ ऐसा होगा, मतलब कलर्स तुम्हें दिखाई देंगे, वहां पे ये सब लिखे नहीं आएगा विद ग्योर, वहां पे तुम्हें इस तरह का कलर का पैटर्न शो हो जाएगा। और कलर भी यहाँ पे बराबर लेंथ के नहीं होते, जैसे देख सकते हो ब्लू कलर का पैच यहाँ पे ज्यादा है, बीच में रीजन ऐसे होंगे, फिर उसके बाद ग्रीन दिखेगा तुम्हें, फिर येलो रीजन दिखेगा, फिर ऑरेंज और फिर रेड। सो इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। सो नेचर में अगर हम बात करें, नेचर में भी हमें रियल में रेनबो देखने को मिलते हैं। सो अगर तुमने अपनी लाइफ में कभी भी रेनबो देखा हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना, बिकॉज रेनबो का दिखना बहुत ही रेयर होता है। अगर तुमने अपनी लाइफ में कभी रेनबो देखा है तो एक तरह से कह सकते हो कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, बिकॉज जनरली जो शहर में लोग रह रहे होते हैं, मेनली जो शहर एरिया में लोग होंगे, वो कभी भी रेनबो नहीं देख पाएंगे, बिकॉज सिटी एरिया में कभी भी रेनबो फॉर्म नहीं होता है। जहां ज्यादा बारिश होगी, जहां थोड़ा गांव टाइप का एरिया होगा या ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, जहां ज्यादा बारिश होती होगी, वहीं पे रेनबो देखने को मिलता है। या फिर पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहां पे रेनबो देखने को मिल जाएगा। सो अगर तुमने कभी रियल लाइफ में रेनबो देखा हो तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दो डेफिनेशंस की। एक होता है डिस्पर्जन एंड एक होता है स्पेक्ट्रम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज एग्जाम में इनका डेफिनेशन पूछा जा सकता है। सो डिस्पर्जन क्या होता है, अभी हमने इसका फिनोमिना देखा। यहाँ पे डिस्पर्जन का मतलब ये है द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। तो जो ये फिनोमिना था कि व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म से जा रही है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो रही है, सो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो ये पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। फिर इसके बाद स्पेक्ट्रम क्या होता है, सो द बैंड ऑफ कलर सीन ऑन पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सो जो हमें बैंड ऑफ कलर्स दिख रहा था यहाँ पे, ये जो बैंड ऑफ कलर्स था, दिस वॉज द स्पेक्ट्रम। यही क्या था, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो हमें बैंड ऑफ 7 कलर्स दिखाई देता है। सो इन दोनों डेफिनेशंस को हम अच्छे से याद कर लेंगे बिकॉज ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एंड वैसे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तुम्हें इस लेसन की। सो यहाँ पे अगर तुम्हें इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है एम्पलीफाई आर्मी एंड उसका भी लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे अभी अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा पार्ट शुरू हो जाता है अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब ये क्या होता है, अभी जो हमने स्पेक्ट्रम देखा था वो हमारा सिर्फ विजिबल लाइट का था। विजिबल लाइट में हमने वॉयलेट देखा था और रेड देखा था, वॉयलेट और रेड, बीच में और भी कलर्स थे 7 कलर्स। तो यहाँ पे इस रीजन के अलावा और भी सारी वेव्स होती हैं जो हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, जो कि होती हैं रेड से कम होता है इंफ्रारेड, फिर उससे कम होता है माइक्रोवेव, फिर उसके बाद होती हैं उससे भी कम रेडियो वेव्स। मतलब कि अगर एनर्जी वाइज हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ता जाता है, एनर्जी लेकिन कम होता जाता है जैसे जैसे हम राइट साइड जा रहे हैं। रेड से कम इंफ्रारेड होगा, उसके बाद माइक्रोवेव होगा, फिर उसके बाद रेडियो वेव्स होगा। इसमें से कुछ के नाम तुमने सुने हैं। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, हम करते हैं अपने कम्युनिकेशंस में, यानी कि जो रेडियो वेव्स होती हैं कम्युनिकेशंस में इस्तेमाल की जाती हैं। वाईफाई में तुम यूज करते हो, ब्लूटूथ में जो सिग्नल्स का यूज करते हो वो रेडियो वेव्स का यूज करते हो। खाना पकाने के लिए अवन जब हम यूज करते हैं, माइक्रोवेव अवन का यूज करते हैं। फिर उसके बाद इंफ्रारेड, इसका मैं यूज अभी आगे बताऊंगा। उसके बाद अब हम वॉयलेट के जब ऊपर जाते हैं तो वहां आ जाता है अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा वॉयलेट हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से। अल्ट्रा वॉयलेट के भी ऊपर आती हैं एक्स रेज। एक्स रेज का नाम सबने सुना होगा, जब किसी की हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है तो सबका एक्सरे कराया जाता है। सो एक्स रेज का यूज करते हैं वहां पे एक्सरे बनाने के लिए। फिर उसके बाद गामा रेज आ जाती हैं। गामा रेज हमारे अर्थ पे नहीं होती, गामा रेज ये तुम्हारा कॉस्मिक वेव्स भी इनको कहा जाता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं गामा रेज। सो इन सभी की अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको एक आइडिया लग गया कि विजिबल रीजन के अलावा, यानी वॉयलेट से रेड कलर के अलावा जो हम देख सकते हैं, विजिबल रीजन के अलावा और भी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। इन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब हम अपने नजरिए को अगर बढ़ाएं, वैसे तो हम इतने ही पार्ट को देख सकते हैं विजिबल रीजन को, लेकिन अगर हम अपने नजरिए को बढ़ाएं, थोड़ा सा ब्रॉडली सोचें, तो यहाँ पे रेड के नीचे भी तुम्हें वेव्स मिलेंगी और वॉयलेट कलर के ऊपर भी वेव्स मिलेंगी। वो बात अलग है, इनको हम आईज से नहीं देख सकते, लेकिन ये होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे कोर्स में जितनी वेव्स हैं, हमें यहाँ पे नाम तो सबके पता होने चाहिए। हमारा सिलेबस यही कहता है कि हमें नेम्स सबके पता करने हैं और एक सीक्वेंस में हमें पता होना चाहिए वेवलेंथ के हिसाब से क्या सीक्वेंस है, सीक्वेंस में नाम पता होने चाहिए।
देखो सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा रेस का, सबसे कम वेवलेंथ इसका होगा, वेवलेंथ का देखो ऑर्डर ऐसे है। फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ होता है एक्स रेस का, उनसे ज्यादा वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट का, उनसे ज्यादा विजिबल लाइट का, उनसे ज्यादा इंफ्रारेड का, फिर माइक्रोवेव्स का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा रेडियो वेव्स का। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ रेडियो वेव्स का होता है, मिनिमम वेवलेंथ गामा रेस का। तो गामा रेस में क्या होगा, मिनिमम वेवलेंथ, और यहां पे रेडियो वेव्स में क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो ये हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है दैट मिनिमम वेवलेंथ कौन से वाले रेस की होती है और मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी रेस की होती है। फिर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे जिस वेव का मिनिमम वेवलेंथ होता है तो यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जस्ट ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, मतलब रेसिप्रोकल होते हैं कह सकते हो। तो वेवलेंथ का ऑर्डर ऐसे चल रहा है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का होगा, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स का सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा का होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे देखो मैंने एरो लगा दिया है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा रेस का, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का। वेवलेंथ की बात करोगे तो रेडियो वेव्स का मैक्सिमम वेवलेंथ, गामा रेस का मिनिमम वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हमको पता होना चाहिए, बिकॉज हो सकता है एग्जाम में ये चीज पूछ लिया है मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। फिर उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी कि रेडियो वेव्स में सबसे कम एनर्जी होता है, सबसे ज्यादा कम हार्मफुल होती है ये। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एक्सरेज कहा जाता है काफी ज्यादा हार्मफुल होती है, ज्यादा समय तक हम एक्सरेज के एक्सपोजर में नहीं रह सकते या नहीं रहना चाहिए, बिकॉज एक्सरेज काफी हार्मफुल होती हैं। और सबसे ज्यादा हार्मफुल यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करती हैं गामा रेस। अगर इनकी चपेट में कोई आ जाता है तो वो अपनी लाइफ से भी हाथ धो सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं गामा रेस, तो इनकी बात हम नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ओनली टू वेव्स, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। हमारे कोर्स में बहुत सारी यहाँ पे वेव्स हैं, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ किनके बारे में है, यूवी के बारे में और इंफ्रारेड के बारे में। विजिबल रीजन तो हम देख चुके हैं स्पेक्ट्रम में, यहाँ पे यूवी के बारे में हम पढ़ेंगे और इंफ्रारेड। इतना ही हमारा सिलेबस सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ट्रावायलेट की। अल्ट्रावायलेट, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अल्ट्रा होगा यहाँ पे। सो अल्ट्रावायलेट हमारा कहाँ आता है, वायलेट से भी ऊपर जब हम जाते हैं तो अल्ट्रावायलेट रीजन आ जाता है। इसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक। वेवलेंथ वैसे तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक आइडिया रहता है यहाँ पे कि इतने वेवलेंथ की रेंज हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन की होती है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज की बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे कॉमन है, तो इनको तुम याद कर सकते हो, बहुत ही इजी है। दैट दे ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत ही हलवा है। एंड इसके अलावा दे ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये भी एक तरह की लाइट है, तो ये दोनों फॉलो करेगी। सो ये दोनों फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर इनको तुम याद कर लो, इसमें कुछ याद करने जैसा है ही नहीं भाई, ये लाइट है तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगी और यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस फॉलो करेगी। सो दो प्रॉपर्टी अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे मार्क्स तो वैसे भी पक्के हो जाएंगे, दो से ज्यादा पूछी नहीं जानी है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रांगली अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट को ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, कौन, अल्ट्रावायलेट, बिकॉज इनमें ज्यादा एनर्जी होती है, वायलेट से भी ज्यादा एनर्जी ये कैरी करती हैं। फिर इसके बाद दे आर एब्जॉर्ब बाय ग्लास, ग्लास इनको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बट दे पास थ्रू क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है उसके अंदर से या उसके थ्रू पास कर जाती हैं। फिर इसके बाद दे आर स्कैटर्ड बाय डस्ट, ये स्कैटर हो जाती हैं डस्ट से, मतलब इसमें स्कैटरिंग होगी, तो ये एक पॉइंट हम याद रखेंगे। एंड दूसरी दैट दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, एक ये पॉइंट हम याद रखेंगे। फर्स्ट के दो पॉइंट तो तुमको ऐसे ही याद हो गए होंगे, दैट दे ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये दोनों पे बार बार मैं फोकस इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज ये सेम होता है, ये सेम। अभी हम आगे इंफ्रारेड के बारे में पढ़ेंगे, ये दो प्रॉपर्टीज उसमें भी तुम्हें देखने को मिलेंगी। सो ये चीज है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं यूजेस की। तो ये यूज होती है फॉर स्टेरिलाइजिंग पर्पस, मेडिकल फील्ड में स्टेरिलाइज करने के लिए, मतलब इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए हम यूवी लाइट का यूज करते हैं। इसके अलावा फॉर डिटेक्टिंग प्योरिटी ऑफ जेम्स, एग्स एंड घी, तो यहाँ पे प्योरिटी को चेक करने के लिए भी इस लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इन प्रोड्यूसिंग विटामिन डी, तो जैसा कि हम सबको पता है कि सनलाइट हमें विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे सनलाइट से क्या आती है, यूवी रेज आती है, तो यूवी रेज कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं इन प्रोड्यूसिंग विटामिन डी। सो ये है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस की। सो इंफ्रारेड रेडिएशंस हमारे रेड के भी नीचे आते हैं, तो इनका वेवलेंथ और ज्यादा होगा बिकॉज रेड से नीचे आ रहे हैं ये। तो यहाँ पे वेवलेंथ हो जाता है इनका 8000 एंगस्ट्रॉम से लेके 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम तक, नीचे का रेंज पूरा इनका है।
अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखो वेवलेंथ याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारा सिलेबस सिर्फ प्रॉपर्टीज और यूजेस को ही बताता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करें, पहली दो प्रॉपर्टीज सेम है, दे ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, ये है। उसके बाद दे ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दो प्रॉपर्टी सेम पिछले वाले के जैसी हैं। सो इन दो में तो कुछ तुम्हें याद ही नहीं करना, ये तो कॉमन सेंस से तुम बता सकते हो। दे ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट एंड दे फॉलो द लॉ ऑफ या ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये दोनों में सेम है। तो ये तुम लिख सकते हो एग्जाम में, दो से ज्यादा पूछी नहीं जाती हैं प्रॉपर्टीज। लेकिन इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, इनको भी देख लेते हैं। दैट दे डू नॉट अफेक्ट नॉर्मल फोटोग्राफिक प्लेट, दे डू नॉट अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे इनका कोई असर नहीं होता है। यूवी असर करती हैं लेकिन इंफ्रारेड रेज असर नहीं करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे। सो ये इनका डिफरेंस होता है पिछले वाले से। तो एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है दोनों में जो कि डिफरेंट है। सो अल्ट्रावायलेट अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, और अगर हम इंफ्रारेड रेज की बात करें, दे डू नॉट अफेक्ट दी फोटोग्राफिक प्लेट। फिर उसके बाद दे आर एब्जॉर्ब बाय ग्लास, ये भी ग्लास एब्जॉर्ब कर लेता है और ये रॉक सॉल्ट के थ्रू पास हो जाती हैं, तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट हम फिफ्थ की बात करें, सो दे आर लेस स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर, लेस स्कैटर्ड, ये कम स्कैटर्ड होती हैं। और यहाँ पे जो पिछली वाली थी अल्ट्रावायलेट, दे आर स्कैटर्ड बाय डस्ट, ये ज्यादा स्कैटर होती हैं, और हमारी इंफ्रारेड दे आर लेस स्कैटर्ड। तो ये पॉइंट इनको डिफरेंट बनाता है। दो डिफरेंट वाले पॉइंट्स यहाँ पे देख लेंगे और बाकी सेम वाले पॉइंट तो तुमको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही तुम्हें कॉमन सेंस से निकल आएंगे। दे ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट एंड फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की। सो यहाँ पे इंफ्रारेड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबने सुना होगा इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी लगा होता है, उसमें इंफ्रारेड होता है, मतलब कि रात के टाइम भी वो वीडियो शूट कर सकता है। सो यहाँ पे दे आर यूज्ड फॉर फोटोग्राफी एट नाइट, और मिस्ट या फिर कोहरा होगा तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर दी फोटोग्राफी। तो रात में फोटोग्राफी करने के लिए हम इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं, ठीक है। हम नहीं देख सकते बट कैमरा देख सकता है इंफ्रारेड। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड यूज की, दे आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी एंड एसी। तो तुमने कभी देखा होगा टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसके अंदर भी इन रेस का ही यूज किया जाता है, इंफ्रारेड रेस का। आगे एक सेंसर लगा होता है टीवी में, वो रिसीव कर लेता है रिमोट के इंफ्रारेड सिग्नल्स। फिर इसके बाद दे आर यूज्ड एज सिग्नल्स ड्यूरिंग वॉर, वॉर के दौरान इनका यूज किया जाता है सिग्नल्स के तौर पे। क्यों? बिकॉज नॉर्मली ह्यूमन बींग्स तो इसको देख नहीं सकते, लेकिन वॉर के टाइम जब इसको सिग्नल के लिए यूज किया जाएगा तो आर्मी जो हमारी होगी वो स्पेशल सेंसर्स का यूज करके इनको पता लगा लेगी। तो यहाँ पे वॉर सिग्नल के तौर पे इनको यूज किया जाता है। सो मेन इसका यूज ये है, दे आर यूज्ड फॉर फोटोग्राफी एट नाइट या फिर इन मिस्ट। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा लाइट, कौन सा रेडिएशन यूज किया जाता है फॉर फोटोग्राफी एट नाइट या फिर ड्यूरिंग मिस्ट। जब मान लो कोहरा है या वेदर कंडीशंस खराब है तो वहां पे फोटोग्राफी के लिए हम कौन सा रेडिएशन यूज करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है। या फिर टीवी के रिमोट में कौन सा रेडिएशन यूज होता है। सो इसलिए इसके यूजेस और दो तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम याद कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर के लास्ट थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं जल्दी से। सो स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई पार्टिकल है, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गया, एयर का पार्टिकल हो गया। तो यहाँ पे मान लो जब भी लाइट उस मीडियम के थ्रू जा रही होगी तो वहां पे उस सब्सटेंस के या उस मीडियम के पार्टिकल्स उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, और उसके बाद में फिर से उस लाइट एनर्जी को एमिट आउट कर देते हैं चारों डायरेक्शन में। सो यही होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो यहाँ पे मान लो ये एक पार्टिकल है, इसने लाइट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और फिर चारों तरफ उसको बिखेर दिया, मतलब एक तरह से स्कैटर कर दिया। सो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग। लाइट की यहाँ स्कैटरिंग हो रही है, इसीलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। सो यहाँ पे बहुत जगहों पे हमें ये चीज देखने को मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुबह के टाइम, सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम हमें बादल में ऐसे लाली देखने को मिलती है, रेडनेस देखने को मिलती है। सो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है स्कैटरिंग का। फिर इसके बाद सेकंड है ब्लू कलर ऑफ स्काई। जो हमें स्काई ब्लू कलर का दिखता है उसके पीछे भी यही रीजन होता है। एंड व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, इसके पीछे का भी रीजन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही होता है। सो यहाँ पे एक टिप मैं बता दूं तुम लोग को, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। तो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट कौन सी होगी? सबसे ज्यादा कम होता है वॉयलेट का। वॉयलेट के बाद फिर अगला नंबर आता है ब्लू का। तो ब्लू की हम बात करेंगे यहाँ पे। सो ब्लू कलर वाली लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। ब्लू कलर की लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है। क्यों? बिकॉज इसका वेवलेंथ कम होता है और कम वेवलेंथ वाली लाइट ज्यादा स्कैटर करेगी। इतना पॉइंट दिमाग में रख लो। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल है that when sunlight enters the earth's atmosphere it gets scattered by the air molecules present in its path। तो जब सनलाइट
अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो एयर के पार्टिकल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एक डायग्राम बताया था, मान लो ये एयर का पार्टिकल है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, पहले एब्जॉर्ब करेगा और फिर चारों डायरेक्शन में ऐसे बिखेर देगा लाइट को। तो वही काम यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स देखो कर रहे हैं। ये सन रेज आ रही है पीले रंग में, यहाँ पे पार्टिकल है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर चारों डायरेक्शन में ऐसे नीला रंग यहाँ पे देखो बिखर रहा है चारों तरफ। तो यहाँ पे ये चारों तरफ इसको बिखेर रहे हैं। मैंने ब्लू कलर से क्यों बनाया है ये, बिकॉज अभी मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया कि नीली लाइट, ब्लू कलर वाली लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर करती है। क्यों? बिकॉज उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है, कम होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर की लाइट चारों तरफ स्कैटर हो रही है। सेम उसी तरह यहाँ का भी पार्टिकल यही करेगा, यहाँ का भी पार्टिकल यही करेगा। तो जितने भी आसमान में एयर मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो सन रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और चारों डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं सनलाइट को। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर वाली लाइट होगी, सनलाइट व्हाइट लाइट होती है, उसके अंदर हर कलर होगा, रेड भी होगा, ब्लू भी होगा। सो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। तो अगर हम किसी एक एंगल से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें तो वो कलर दिखेगा जो सबसे ज्यादा बिखरेगा, सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। तो हमको इसीलिए आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है, हमको रेड नहीं दिखेगा। डायरेक्ट तो हम सन को देखेंगे नहीं, दोपहर के टाइम पे अंधे हो जाएंगे हम। सो यहाँ पे हम जब आसमान को देखेंगे किसी दूसरे एंगल पे अदर देन दी डायरेक्शन ऑफ सन, तब हमें आसमान कैसा लगता है, अपीयर होता है ब्लू कलर का। लेकिन रात के टाइम जब आसमान को देखो तो काला लगता है, वो रियल कलर है आसमान का। लेकिन अगर हम दिन के टाइम देखते हैं तो वहां पे स्कैटरिंग होती है, सनरेज आती हैं एंड एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से बिखर जाती हैं चारों तरफ। सो यहाँ पे ब्लू कलर वाली लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है दिन के टाइम। आई होप ये बात समझ में आई होगी। सो यहाँ पे द स्काई इन डायरेक्शंस अदर देन द डायरेक्शन ऑफ सन इज सीन ब्लू। तो हम सन को डायरेक्टली नहीं देख सकते दिन के टाइम, दोपहर में तुम सन को डायरेक्ट देखोगे, लास्ट टाइम देखोगे फिर सन को। तो यहाँ पे हम अदर डायरेक्शंस में ही देखते हैं दिन के टाइम और हमें आसमान ब्लू दिखाई देता है। सो ये अदर डायरेक्शन में मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, ये अगले एग्जाम्पल में तुमको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम हमें आसमान ऐसे रेडिश टाइप का क्यों दिखाई देता है। दिन के टाइम तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सुबह सुबह के टाइम एकदम मॉर्निंग जब सन ऐसे राइज कर रहा होगा या फिर शाम के टाइम जब सन सेट कर रहा होता है, तो इतना रेडनेस तो नहीं, ये तो इमेज ज्यादा मॉडिफाइड है, लेकिन हाँ काफी ज्यादा हद तक हमें आसमान रेड कलर का दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस रीजन को देखते हैं। सो होता एक्चुअली ये है दैट सुबह के टाइम या शाम के टाइम सन ऐसे अर्थ से एंगल पे होता है। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम इस जगह से देख रहे हो, यहाँ पे ऑब्जर्वर तुम हो और यहाँ से तुम देख रहे हो सन को, तो दोपहर के टाइम तो डायरेक्ट ऐसे सन की लाइट अर्थ तक सीधे सीधे आ रही है। लेकिन जब सुबह के टाइम सनरेज अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो उनको ज्यादा डिस्टेंस, यहां से देख लो, यहां से यहां तक का ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में और एक एंगल पे करना पड़ता है। तो जब लाइट रेज ज्यादा एटमॉस्फेयर में ट्रेवलिंग करेंगी तो स्कैटरिंग भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो स्कैटरिंग ज्यादा किसकी होती है, स्कैटरिंग होती है ब्लू कलर की। यहाँ पे रीजन पढ़ो, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट लाइट हैव टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है सुबह और शाम के टाइम। देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, भाई दोपहर में ये कम डिस्टेंस, यहाँ से बस यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, और सुबह और शाम के टाइम एटमॉस्फेयर में ज्यादा ट्रेवल करके लाइट यहाँ तक आ रही है। सो कहीं ना कहीं ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट सुबह और शाम में। तो यहाँ पे क्या है आगे, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू स्कैटरिंग इज मोर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी वेव। तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, ब्लू कलर की। लॉन्गर वेवलेंथ वेव हैज मिनिमम लॉस ड्यू टू स्कैटरिंग एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। रेड कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ, इट्स इंटेंसिटी रीच टू द ऑब्जर्वर इज मोर कंपेयर टू अदर कलर्स। सो यहाँ पे रेड कलर में सबसे कम स्कैटरिंग होगी, ब्लू में सबसे ज्यादा होगी, ये मैंने तुमको बताया था। तो ब्लू कलर तो सारा स्कैटर होके खत्म हो गया, व्हाइट लाइट में से ब्लू कलर तो खत्म हो गया, और ऑब्जर्वर तक कौन सा कलर लाइट का पहुंचेगा, रेड कलर पहुंचेगा। तो इसीलिए तुमको आसमान ऐसे रेड रेड कलर का दिखाई देता है। पूरा आसमान रेड नहीं होता, लेकिन सन के आसपास जो इधर तुम्हें यहाँ पे आसमान दिखाई देगा वो तुमको रेड रेड थोड़ा दिखाई देता है। तो यही रीजन होता है, क्योंकि ब्लू कलर एटमॉस्फेयर में ज्यादा स्कैटर होकर खत्म हो जाती है एंड वो तुम तक पहुंचती नहीं है। और यहाँ पे रेड कलर क्योंकि कम स्कैटर होता है, कम उसमें लॉसेज होते हैं, तो वो रेड कलर की लाइट डायरेक्ट तुम्हारी आंखों तक पहुंचती है। और दिन के टाइम तुम डायरेक्ट सन में देख भी सकते हो। दिन के टाइम मतलब जब सनराइज हो रहा होगा तो तुम डायरेक्टली सन को देख रहे होगे, सन के डायरेक्शन में ही देख रहे होगे। तो सन के डायरेक्शन में देख रहे हो तो उधर से रेड लाइट तुम्हारी आंखों तक डायरेक्ट आ रही है, और जो नीली लाइट है वो सारी खो जा रही है एटमॉस्फेयर में। तो ज्यादा रेड दिखेगी तुम्हें, इसलिए रेड रेड तुमको आसमान अपीयर होता है। सो ये रीजन होता है। बाकी रीजन तुम यहाँ से रीड कर सकते हो। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा अभी रीजन। चलो इसके बाद अब एक होमवर्क क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। अब यहाँ पे ये तुमको आंसर करना है कमेंट्स में, दैट हाउ वुड द स्काई अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम मून।
मान लो तुम्हें चांद पर भेज दिया जाए और अगर वहां पे बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक उठा के कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हुए तुम आसमान को देखोगे तो आसमान तुम्हें किस कलर का दिखेगा, ये तुमको कमेंट्स में लिख के बताना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। बाकी आई होप इस वीडियो में जितनी बातें मैंने तुम लोग को बताई हैं वो सारी तुमको अच्छे से समझ में आई होंगी। कहीं पे भी किसी भी पोर्शन में कोई डाउट हो तो बेशक तुम लोग नीचे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो। सो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और बाकी अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करना, बिकॉज इस वाले वीडियो लेसन का जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करूंगा। तो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।